हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल BRV एजुकेशन में। दोस्तों, कल हम जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, ये जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, हम कल 7 तक पढ़ चुके थे पूरी, और आज हम पढ़ेंगे 3 अन्य जो हमारी ग्रंथियां हैं। तो हम अपनी क्लास को शुरू कर लेते हैं। और दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, हमारे 3 दिन गैप हो गया है हमारे वीडियो का, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी काम आ गया था, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। बाकी मैंने कल डाला था इसका एक पार्ट्स, और ये हमारा दूसरा पार्ट्स है, बाकी जो रह गया था। तो आज हम इसको ख़त्म कर लेते हैं। जो हमारी इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इनको हम आज ख़त्म कर लेते हैं। बाकी 3 ही बची हैं, बाकी हमने कल पढ़ लिए थे। तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं जो एड्रीनल ग्लैंड्स है हमारी, ठीक है, यानी जो हमारी अधिवृक्क ग्रंथियां होती हैं, आज हम उसको देखते हैं और देखते हैं कि जो हमारी अधिवृक्क ग्रंथि होती हैं वह क्या होती हैं, यानी जो एड्रीनल ग्लैंड्स होती हैं वह क्या होती हैं। तो एड्रीनल ग्लैंड्स, जो एड्रीनल ग्रंथियां होती हैं, जिन्हें हम अधिवृक्क ग्रंथियां भी बोल देते हैं, ठीक है। तो आपको ये दोनों ध्यान रखना है, अधिवृक्क ग्रंथियां और एड्रीनल ग्लैंड्स, दोनों ही नाम आपको ध्यान रखना है। तो जो एड्रीनल ग्लैंड्स होती हैं, जिन्हें अधिवृक्क ग्रंथियां भी कहते हैं, प्रत्येक गुर्दे के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, जो कि हम अंतःस्रावी ग्रंथियां पढ़ ही रहे हैं। तो ये कहाँ पे पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं प्रत्येक गुर्दे के ऊपर, ठीक है, ऊपर स्थित होती हैं। आगे देखते हैं। जो कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन और एड्रेनालिन जैसे महत्वपूर्ण हार्मोन्स उत्पन्न करती हैं, ठीक है। तो इनको हम और आगे विस्तार से भी पढ़ेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे पूरा इसलिए थोड़ा सा पैराग्राफ टाइप में डाला है कि अगर एक बार यहाँ आप पढ़ लेते हैं और फिर मैं आपको पढ़ाऊँगी वहाँ टॉपिक से, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि उसका स्थान क्या होता है, जो हार्मोन्स होते हैं वह कौन कौन से रिलीज़ करता है, या उसके जो होते हैं हमारे कार्य क्या होते हैं, मैं इसको अलग से भी बताऊँगी। और एक मैंने यहाँ पर पैराग्राफ डाल दिया है, तो जब हम वहाँ पढ़ेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा किया यहाँ पे। तो ये कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज़ करता है? तो ये कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन और एड्रेनालिन जैसे हार्मोन्स उत्पन्न करता है। तो ये तीनों हार्मोन्स आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है, ये बिल्कुल रटे होने चाहिए। कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन और एड्रेनालिन, ये तीनों ही हार्मोन्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। इनको उड़ो और लड़ो हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। ये वाला पॉइंट आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। जिस पर भी मैं आपको ये हाईलाइट कर रही हूँ या फिर गोला कर रही हूँ, तो आपको उन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इनफैक्ट आपको नोट डाउन ही करते चलना है। आप नोटबुक अपनी लेकर बैठिए, और जिसमें भी मैं गोला कर रही हूँ, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको आपको नोट डाउन करते चलना है साथ में साथ, ठीक है। तो किसके नाम से जाना जाता है? उड़ो और लड़ो हार्मोन्स के नाम से भी इसको हम जानते हैं। अब ये हम जानते हैं कि इसको लड़ो और उड़ो हार्मोन्स फिर कहते क्यों हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसलिए लड़ो, इसको आपको इंग्लिश से भी आप ध्यान रख लेना, फाइट और फ्लाइट के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। जिसे एड्रेनालिन हार्मोन्स या एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है। ये दोनों नाम आपको याद रखना है, एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन, ये दोनों ही कहा जाता है। अब हम समझ लेते हैं कि इसको उड़ो और लड़ो हार्मोन्स क्यों कहते हैं, ठीक है। इसका कारण समझते हैं कि उड़ो लड़ो हार्मोन्स क्यों कहते हैं। तो ये तनाव या खतरे की स्थिति में शरीर को तत्काल प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार करता है। यह अधिवृक्क ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है और हृदय की गति को बढ़ाता है, रक्तचाप को बढ़ाता है, मांसपेशियों में तनाव लाता है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। जो हमारा उड़ो और लड़ो हार्मोन्स होता है, तो ये मुख्यतः क्या कार्य करता है? तो ये मांसपेशियों में तनाव लाता है, रक्तचाप जो बढ़ाता है, हृदय की गति को बढ़ाता है और शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। ये इसके मुख्य कार्य हो जाते हैं। और जो ये उड़ो और लड़ो हार्मोन्स होता है,
यह जो होता है यह तनाव या खतरे की स्थिति में जब हमें खतरा महसूस होता है या तनाव महसूस होता है तो यह इस स्थिति में हमारे शरीर को तत्काल प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार करता है। ठीक है, जैसे कि हमें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है या हम उत्तेजित हो जाते हैं, तो जैसे हम उत्तेजित होते हैं या गुस्सा होते हैं कि जो हम काम नॉर्मल रहते हैं तो हम कोई काम या हम कोई वज़न जैसे उठाते हैं तो हम इतना जल्दी उसको समर्थ नहीं होते हैं उसको उठाने में। और जैसे ही हम गुस्सा करते हैं या थोड़ी सी हमें उत्तेजना महसूस होती है तो तत्काल मतलब जो ऊर्जा होती है वह हमारे बॉडी में बहुत जल्दी उत्पन्न हो जाती है। तो हम ऐसी जो प्रतिक्रियाएं होती हैं हमारी बॉडी में उसके लिए तत्काल ऊर्जा हमारी बॉडी को प्रदान करती है। ठीक है, जो एड्रेनलिन हार्मोन्स होता है। तो ये आपको यहाँ से ये ध्यान रखना है कि एड्रेनलिन हम इसको क्यों कहते हैं और ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, क्या करता है, ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है जिससे यह या तो उस स्थिति से लड़ सके या उससे भाग सके। ठीक है, क्योंकि उतनी ऊर्जा तो भागने में भी लगती है हमें, या तो वो स्थिति से लड़ सके या फिर उस स्थिति से भाग सके, क्योंकि उसके पास दो ही ऑप्शन होंगे, या तो वो लड़ सके या तो वो भाग जाए। ठीक है, तो इसलिए हमें तत्काल ऊर्जा जो प्रदान करने का कार्य करता है तो वह एड्रेनलिन हार्मोन्स ही होता है। अब इसका स्थान देख लेते हैं, यहाँ से आपका रिवीजन होगा। ये मैंने ऊपर जो देखा है पैराग्राफ, ये मोटा मोटी आपको बताने की यहाँ पे कोशिश किया है मैंने। अब आपको एक लाइन से बताती हूँ और यहाँ पे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो स्थान होता है, जो हमारी अधिवृक्क ग्रंथियाँ होती हैं उनका स्थान क्या होता है, तो एक लाइन में समझ लीजिए कि ये गुर्दे के जो ऊपर होती हैं स्थित। ठीक है, प्रत्येक गुर्दे के जो ऊपर स्थित होते हैं, जैसे कि ये हमारा गुर्दा हो जाता है यहाँ से, जैसे कि ये हमारे गुर्दा हो जाते हैं, और प्रत्येक गुर्दे के जो ऊपर स्थित होता है उसको हम बोल देते हैं अधिवृक्क ग्रंथियाँ। ठीक है, ये हमारी कहलाती हैं अधिवृक्क ग्रंथियाँ। तो प्रत्येक गुर्दे के ऊपर जो स्थित होती हैं उनको अधिवृक्क ग्रंथियाँ बोल देते हैं। यह उनका स्थान होता है गुर्दे के ऊपर या किडनी के ऊपर। इसके भाग देख लेते हैं कितने होते हैं। तो जो हमारा भाग होता है हमारे एड्रेनल ग्रंथियों के, तो ये दो भाग होते हैं, एक कॉर्टेक्स होता है और एक मेडुला होता है। ठीक है, जो हमारा कॉर्टेक्स होता है ये हमारा जो बाहरी भाग होता है, जो यानी कोट जो चढ़ा होता है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि जो कॉर्टेक्स है तो किसी चीज़ को हम कोटिंग कर देते हैं, तो ये कोट कर देते हैं, तो ये ऊपर जो हमारा ये कवर चढ़ जाता है इसको हम बोल देते हैं कोट करना। तो वैसे ही ये कॉर्टेक्स होता है जो बाहरी भाग होता है, और जो मेडुला होता है वो भीतरी भाग होता है, जैसे कि ये वाला पार्ट हमारा मेडुला हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही आप इसको समझ सकते हैं। तो इसके दो भाग होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। इसके हार्मोन्स देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो इसमें जो हार्मोन्स होते हैं ये कॉर्टेक्स में देख लेते हैं कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं। तो एल्डोस्टेरोन होता है, कार्टिसोल होता है, जैसे कि ये एल्डोस्टेरोन हो गया, कार्टिसोल हो गया और एंड्रोजन हो गया। ये तीनों ही हार्मोन्स हमारे कहाँ से स्रावित होते हैं, तो ये हमारे हो जाते हैं कॉर्टेक्स से। ठीक है, फिर हमारे होते हैं जो मेडुला से देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो एड्रेनलिन हार्मोन्स और नॉर एड्रेनलिन। ठीक है, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन ये दोनों हार्मोन्स हमारे कहाँ से होते हैं, तो ये हमारे उत्पन्न होते हैं मेडुला से। ठीक है, तो ये आपको सभी हार्मोन्स ध्यान रखना है कि कौन सा हार्मोन्स कहाँ से रिलीज होता है। ठीक है, इसका कार्य देख लेते हैं। जो हमारा कार्य होता है अधिवृक्क ग्रंथि का क्या होता है, तो ये तनाव और आपात की जो स्थिति होती है उसमें ये हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, जल और खनिज का ये संतुलन बनाए रखता है। जो हमारा एड्रिनल होता है, एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वह क्या करती है, ये जल और खनिज की जो संतुलन होता है हमारी बॉडी में उसको बनाए रखने का कार्य करता है, और जो रक्तचाप का नियंत्रण करने का कार्य भी करता है। ठीक है, जो रक्तचाप होता है हमारा उसको नियंत्रित करने का कार्य भी करता है, जो हमारा होता है एड्रेनलिन हार्मोन। तो ये आपको तीनों इसके कार्य बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और इसका कार्य और क्या होता है, तो इसका कार्य हो जाता है जल और खनिज को संतुलन बनाए रखना और उपापचय या रक्त नियंत्रण करना। ठीक है, अब इसमें आप समझ लीजिए जो हमारी होती है अधिवृक्क ग्रंथियाँ ये कहाँ पे होती हैं। तो जो हमारी अधिवृक्क ग्रंथियाँ होती हैं तो ये हमारी अधिवृक्क ग्रंथियाँ हो जाती हैं। ठीक है, ये हमारी अधिवृक्क हो जाते हैं। और जो ग्रंथियाँ होती हैं तो ये एड्रिनल ग्लैंड जो होती है, तो ये ऊपर जो आपको कोट चढ़ा हुआ दिख रहा है, ये आपको ये कोटिंग दिख रही है, ये जो ये वाला हमारा पार्ट होता है ये हमारा कहलाता है क्या, तो ये हमारा कहलाता है
हमारी अधिवृक्क ग्रंथियाँ, ठीक है। तो आपको ये वाला पार्ट ध्यान रखना है। और ये दोनों हमारी किडनी हो जाती हैं, ठीक है, ये दोनों ही हमारी किडनी हो जाती हैं, इनको हम किडनी बोल देते हैं। और अब आगे देख लेते हैं, एक चित्र मैंने और डाल रखा है ताकि आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ सके। यहाँ पे मैंने कॉर्टेक्स और मेडुला को बताने का प्रयास किया है। तो जो हमारा ऊपरी भाग होता है, जो कोट चढ़ा होता है, जिसमें कवर चढ़ी होती है, कवरिंग होती है, उसको हम बोल देते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट होता है हमारा, ये हो जाता है हमारा कॉर्टेक्स। और जो मेडुला होता है, तो ये मेडुला हमारा भीतरी भाग होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये जो आपको ये वाले पार्ट दिख रहे होंगे, ये हमारे हो जाते हैं यहाँ पे, ये मेडुला वाला पार्ट होता है। और पीछे जो हमारा ये वाला पार्ट हो जाता है, तो ये कोट जो चढ़ा हुआ दिख रहा है आपको, तो ये हमारा कहलाता है कॉर्टेक्स, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाता है, तो ये लेफ्ट किडनी हो जाती है। और अगर इस साइड बनी हुई होती तो ये हमारी राइट किडनी हो जाती। और ये आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा हो जाता है एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। ये बहुत ये एड्रीनल ग्लैंड हो जाती है हमारी। तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। मैंने सभी चीज़ बताने का प्रयास किया है। और अगर आपने हमारी किडनी वाली अगर आपने नहीं देखी है वीडियो, फुल डिटेल वाली क्लास नहीं देखी है, तो आप BRV एजुकेशन चैनल पर जा करके वहाँ पे सर्च कर लीजिएगा। और इनफैक्ट मैंने बायोलॉजी की जो पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप वहाँ से भी जा कर के देख सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट बताने का प्रयास किया है वहाँ पे एड्रीनल ग्लैंड के बारे में, या हमारे जितने भी हमारा जो भी किडनी है, किडनी को मैंने बहुत अच्छे से बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया वहाँ। तो आप देख सकते हैं उस वीडियो को, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अब आ जाता है हमारा गोनैड्स। अब जो गोनैड्स होता है वो क्या होता है हमारा, ठीक है। जो गोनैड्स के अंतर्गत हमारे पुरुष हमारा आ जाता है। पुरुष में जो हमारा पुरुष की ग्रंथियाँ होती हैं, पुरुष की और महिलाओं की, ठीक है, मेल और फीमेल की यहाँ पे ग्लैंड्स आ जाती हैं। तो सबसे पहले देखेंगे जो पुरुषों में होता है, ठीक है, गोनैड्स ग्रंथि जो होती हैं, तो वो कौन सी होती है, तो वृषण होता है, इसमें टेस्टिस को बोल देते हैं, ठीक है। और अगर आपने हमारे जो पुरुष प्रजनन तंत्र और महिला प्रजनन तंत्र का नहीं देखा है वीडियो, तो वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं। महिला प्रजनन तंत्र मैंने इतने बेहतरीन तरीके से समझाया है कि बहुत एक एक पार्ट्स को मैंने बहुत डीपली बताया है। और जो हमारा पुरुष प्रजनन तंत्र है, उसका भी मैंने एक एक पार्ट को एकदम बहुत डीप में जाके बताया है। एक एक पार्ट को बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। और सिर्फ समझाया नहीं, चित्र के माध्यम से बताया है कि कौन सी हमारा कौन सा अंग कहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो अगर आपने हमारा फुल डिटेल वाली क्लास नहीं देखी है, तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम पुरुष जो हमारा पुरुष में होता है वृषण, टेस्टिस जो होता है, उसमें देख लेते हैं। तो इसके में जो हार्मोन्स होता है वो कौन सा निकलता है, तो इसमें निकलता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, ठीक है। क्या निकलता है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स यहाँ पे रिलीज होता है यहाँ से। इसका कार्य क्या होता है मुख्यतः, तो पुरुष प्रजनन अंगों का विकास करना। इसका जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण जैसे कि दाढ़ी निकलना या भारी आवाज़ का होना, तो ये जो लक्षण होते हैं तो ये ही हमारे यहाँ से दिखाई देते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, ये चित्र जो होता है हमारा पुरुष प्रजनन का, तो ये हमारा पुरुष प्रजनन का चित्र होता है मेल का। तो जैसे कि जो टेस्टिस होता है हमारा, तो ये हमारे हो जाते हैं टेस्टिस, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ये जो हमारे होते हैं ये हमारे टेस्टिस हो जाते हैं, ठीक है। और ये वाला पार्ट पेनिस का हो जाता है। और ये हमारा हो जाता है स्पर्म जो डक्ट होती है, ठीक है। ये लगी हुई है जो डक्ट दिख रही है आपको, तो ये हो जाती है हमारी स्पर्म डक्ट, ठीक है। यहाँ से ही जो हमारे जो स्पर्म होते हैं मेल में, तो यहीं से मेल के जो स्पर्म होते हैं तो यहीं से आ करके ऐसे आते हैं। जो मेल के जो स्पर्म होते हैं यहीं पे स्थित रहते हैं। और इस जो स्पर्म डक्ट से आकर के यहाँ से ये उत्पन्न हो करके, और ये जो हमारा पेनिस होता है, पेनिस के माध्यम से ये महिला के अंदर प्रवेश करते हैं, और जिससे कि बच्चे का निर्माण होता है, ठीक है। तो आपको ये बहुत अच्छे से मैंने समझा रखा है। तो यहाँ मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा बताने की मुझे आवश्यकता है। जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत थी तो मैंने आपको बता दिया है, और ज़्यादा डिटेल से मैं यहाँ नहीं समझाऊंगी क्योंकि इसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है। तो आप वहाँ जा कर के पुरुष प्रजनन तंत्र और महिला प्रजनन तंत्र का एक एक पार्ट वहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं हम। अब आते हैं हम गोनैड्स का जो हमारा दूसरा पार्ट है, तो ये अंडाशय, यानी जो महिला का प्रजनन तंत्र है उसमें आ जाता है अंडाशय। अंडाशय में जो हमारा ओवरी है,
ठीक है, अंडाशय यानी जो ओवरी है, ठीक है। इसमें देख लेते हैं जो हार्मोन्स होता है कौन सा होता है, तो एस्ट्रोजन होता है और प्रोजेस्टेरोन होता है। ये दोनों ही हार्मोन्स कहाँ से निकलते हैं, तो ये अंडाशय से निकलते हैं। इन दोनों हार्मोन्स को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके कार्य देख लेते हैं कि जैसे कि जो हमारे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो होते हैं, तो ये कार्य क्या करते हैं। इनका जो कार्य होता है, क्योंकि ये जो एस्ट्रोजन होता है और प्रोजेस्टेरोन है, ये उत्पन्न कहाँ से होते हैं, तो ये दोनों ही उत्पन्न होते हैं हमारे अंडाशय से, ठीक है, अंडाशय से उत्पन्न होते हैं। अब इनका कार्य क्या होता है, ये कार्य क्या करते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, तो ये महिला प्रजनन अंगों का विकास करते हैं, दूसरा करते हैं धर्म चक्र का नियंत्रण करते हैं, और तीसरा हमारा हो जाता है ये गर्भधारण करने में मदद करते हैं, ठीक है। जो हमारा प्रोजेस्टेरोन है ये मुख्यतः हमारे गर्भधारण में बहुत ज़्यादा सहायक होता है, और बाकी और इन चीज़ों तीनों में ये हमारे दोनों ही हार्मोन्स महिलाओं में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने अभी देखा जो पुरुषों में है, जो पुरुषों में हमारा टेस्टोस्टेरोन हो जाता है, जो पुरुष के जो वृषण में पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, तो ये इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य क्या हो जाता है, तो पुरुष प्रजनन अंगों का विकास करना, द्वितीयक लैंगिक लक्षण जैसे कि दाढ़ी आना और भारी आवाज़ होना, तो टेस्टोस्टेरोन जैसे ही ये हार्मोन्स रिलीज होना आरंभ होता है, तो जो हमारा पुरुष में ये लक्षण देखने को मिल जाते हैं, उनके लैंगिक लक्षण जो होते हैं, जो उनकी दाढ़ी मुँह से निकलना आरंभ हो जाती हैं, और जो उनकी आवाज़ होती है उसमें भारीपन आ जाता है, ठीक है। तो ये हमने पुरुष प्रजनन का पढ़ लिया, और ये हमने उसका चित्र भी देख लिया है, और बाकी ये हम देख रहे हैं ये महिलाओं का जो हमारा, तो महिलाओं में जो प्रजनन अंग होता है तो ये हो जाता है हमारा अंडाशय, जो कि हम देख रहे हैं कि महिलाओं में होता है, तो ये अंडाशय हो जाता है हमारे गोनैड्स के। अब अंडाशय से जो होता है हमारा ये हार्मोन्स कौन सा रिलीज हो जाता है, तो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। ये दोनों ही हार्मोन्स हमारे कहाँ से रिलीज होते हैं, तो ये दोनों ही हार्मोन्स हमारे रिलीज होते हैं अंडाशय से। अब इनका जो कार्य होता है, तो क्या होता है कार्य इनका, तो जो महिलाओं में जो प्रजनन अंगों का विकास होता है वह उसमें जो ये दोनों हार्मोन्स हैं वह इसमें बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं, मासिक धर्म नियंत्रण का कार्य करते हैं, और तीसरा हो जाता है गर्भधारण में मदद करते हैं। तो गर्भधारण में जो मदद करता है तो उसमें प्रोजेस्टेरोन का बहुत बड़ी भूमिका होती है इसमें, ठीक है। और जो एस्ट्रोजन होता है तो ये महिलाओं प्रजनन अंगों का विकास करने में बहुत भूमिका अच्छी निभाता है। तो ये जो दोनों हमारे हार्मोन्स होते हैं, ये दोनों मिल करके ये तीनों कार्य करने में बहुत अधिक सहायक होते हैं, ठीक है। अब इसका चित्र देख लेते हैं हम। तो जो महिला प्रजनन अंग का ये चित्र होता है, तो मैंने जो हमारी फुल डिटेल वाली क्लास है महिला प्रजनन तंत्र की, तो उसको भी आप देख सकते हैं, अलग उसका वीडियो पड़ा हुआ है। तो मैंने 2-3 समथिंग वीडियोस के लेक्चर लिए हुए हैं, तो वहाँ जा कर के आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। एक एक पार्ट्स मैंने चित्र के माध्यम से समझाया हुआ है, तो मैं ज़्यादा यहाँ समझाऊंगी नहीं, बस आपको थोड़ा हल्का सा जानकारी दूंगी बस, ठीक है। जैसे कि ये आप देख पा रहे होंगे, ये हमारी ओवरी हो जाती हैं, और जो हमारी ओवरी में होते हैं तो ये अंडाशय जो अंडा होते हैं हमारे जो अंडकोश होते हैं, तो ये हमारी ओवरी में होते हैं, और यहाँ से अंडाशय जा करके ये हमारे आता है गर्भावस्था में, और यहीं पे ये यहाँ पे फर्टिलाइज हो करके, ठीक है, इस ट्यूब में फर्टिलाइज हो करके यहाँ पे आकर गर्भाशय में इसका विकास होता है भ्रूण का, ठीक है। और बाकी ये हो जाती है यूट्रस, तो ये यूट्रस आप देख ही सकते हैं, ये हमारी यूट्रस हो जाती है, और ये हो जाती है वेजाइना, ठीक है। और ये फीमेल का जो होती है गोनैड्स ग्लैंड होती है ओवरी का फीमेल का, तो बाकी आप यहाँ पे देख ही पा रहे हैं, ये हमारी फेलोपियन ट्यूब हो जाती है। फेलोपियन ट्यूब में ही जो होता है फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ पे आकर के यहाँ से जो स्पर्म होती है, ठीक है, महिलाओं में यहाँ से जो स्पर्म होते हैं, तो यहाँ से जा करके स्पर्म, जैसे ये स्पर्म यहाँ आकर के, और यहाँ से हमारा जो अंडाशय होता है, अंडा होता है हमारा, तो यहाँ से अंडा आकर के यहाँ पे इनका फर्टिलाइजेशन होता है, और वापस आ करके यहाँ पे गर्भ में इसका भ्रूण का विकास होता है। तो ऐसे इसकी प्रतिक्रिया होती है। तो हमारा आज ये सारी ग्लैंड जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ थी दोस्तों, हमने अच्छे से समाप्त कर लिया है। अब हम अगले दिन पढ़ेंगे जो हमारी बाह्य ग्रंथियाँ हैं, बाह्य स्रावी ग्रंथियाँ हैं, तो उनको देखेंगे। मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये वाला, ठीक है। तो दोस्तों अपनी क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, और हम कल इसका न्यू पार्ट लेकर आएंगे जो हमारा बाह्य स्रावी ग्रंथियाँ हैं, ठीक है। तो आप ऐसे ही देखते रहिए, पढ़ते रहिए,
और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर से ऑन कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों प्लीज़ आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए चैनल को, ठीक है। तो दोस्तों अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय बाय।